आज के इस वीडियो में हम जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर का जो समय है 1605 ईस्वी 1627 ईस्वी तक माना जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा सलीम शासक बना और उसने जहांगीर की पदवी धारण की। उसका राज्यारोहण विवादास्पद ढंग से हुआ था। अकबरी दरबार के कुछ प्रमुख सामंत जहांगीर के स्थान पर उसके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। उनमें राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका जैसे प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। उनके समर्थन से राजकुमार खुसरो की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी और उसने अपने पिता के खिलाफ 1605 में ही विद्रोह कर दिया था, जो लगभग 2 वर्षों तक चलता रहा। अंततः खुसरो पराजित हो गया और कुछ समय के लिए उसे बंदी के रूप में रहना पड़ा। इसके बाद शाहजहां ने जब दक्षिण में सैनिक अभियान किए थे तो खुसरो उसके साथ दक्षिण भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के समय राजपूत संबंध के अंतर्गत हम देखें तो अपनी आरंभिक स्थिति सुदृढ़ करने के बाद जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। अकबर के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य का विस्तार प्रभावशाली ढंग से हो चुका था और जहांगीर के लिए इस दिशा में प्रगति की संभावना भी सीमित थी। उसने सर्वप्रथम राजपुताना में अकबर के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया और मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही पुनः आरंभ की। 1606 से 1614 के बीच मेवाड़ में निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1614 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार राजपूताना में अकबर की नीति को सफल ढंग से संपन्न करने का श्रेय जहांगीर को दिया जा सकता है। अन्य मामलों में भी जहांगीर ने अकबर की नीति को पूर्ववत बनाए रखा। राजपूत राजाओं के साथ पहले की तरह वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई और मुगल दरबार में राजपूतों को बड़े पद प्रदान किए जाते रहे। राजपूतों की सेवा भी मुगल साम्राज्य को नियमित रूप से प्राप्त होती रही। दक्षिण नीति। जहांगीर के समय दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ। जहांगीर के राज्यारोहण के समय दक्षिण राज्यों की संख्या 3 रह गई थी, जिसमें अहमदनगर की स्थिति सबसे खराब थी। लेकिन इसी समय मलिक अंबर नामक व्यक्ति अहमदनगर का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। उसने अहमदनगर के राज्य को संगठित किया और दक्षिण में मुगल सेनापतियों के आपसी विरोध का लाभ उठाकर अहमदनगर के खोए हुए क्षेत्रों पर दोबारा अधिकार कर लिया। उसने बीजापुर के सुल्तान एवं मराठा सरदारों की सहायता प्राप्त करके मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा। मलिक अंबर के विरुद्ध कई अभियान किए गए, जिनमें 1627-17 में मलिक अंबर को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। मुगलों के छीने हुए क्षेत्रों को, जिनमें बालाघाट का इलाका और अनेक दुर्ग शामिल थे, मलिक अंबर ने वापस लौटाया और 15 लाख रुपए नजराने के रूप में दिए। फिर भी मलिक अंबर का विरोध जारी रहा। 1620 में उसने प्रति आक्रमण किया और मुगलों के क्षेत्र में लूटमार मचाई। कुछ समय के लिए उसे सफलता भी मिली, परंतु 1622 में उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। इसी बीच शाहजहां के विरोध ने दक्षिण की स्थिति को फिर से चिंताजनक बना दिया। मलिक अंबर ने बीजापुर पर आक्रमण किया और शाहजहां को अपने पक्ष में मिला लिया। कुछ समय के लिए उसने फिर से बालाघाट के क्षेत्र को जीत लिया। शाहजहां के विद्रोह का दमन करने के लिए जहांगीर ने महाबत खां को भेजा, जिसने मलिक अंबर पर दबाव देकर शाहजहां को अहमदनगर से निष्कासित कराया और बालाघाट की पुनः विजय में कुछ सफलता पाई। 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद ही अहमदनगर का प्रतिरोध कमजोर पड़ा। कुछ इतिहासकार जहांगीर की दक्षिण नीति को असफल मानते हैं। उनके अनुसार जहांगीर को राज्य के मामलों पर समय देने का अवसर नहीं था। वह विलासी स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसके शासनकाल में दक्षिण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। सतीश चंद्र ने अपने एक लेख में इन विचारों का खंडन किया है। उनके अनुसार अकबर व जहांगीर के समय में दक्षिण नीति का उद्देश्य सीमित विस्तार था। दोनों ने अहमदनगर के राज्य को दक्षिण में एक मध्यवर्ती राज्य यानी बफलर स्टेट के रूप में बनाए रखने को ही लाभदायक समझा। संचार के साधनों एवं आवागमन की सुविधाओं के अभाव में सुदूर दक्षिण के राज्यों का विलय संभव नहीं था। अतः अकबर ने भी अहमदनगर के पूरे राज्य को जीतने का प्रयास नहीं किया। जहांगीर ने भी इस नीति को अपनाया। इतना ही नहीं, उसने बीजापुर के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। अतः जहांगीर के राज्यकाल में मुगल सीमा का दक्षिण में स्थित विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि जहांगीर इस विस्तार के लिए इच्छुक नहीं था। दूसरी ओर मुगल सीमाओं को सुरक्षित रखने में बहुत हद तक सफल रहा। कंधार की समस्या। पश्चिमोत्तर सीमांत में जहांगीर की महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा। अकबर द्वारा पश्चिमोत्तर सीमाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया था। इस क्षेत्र के अफगान कबायलियों पर नियंत्रण रखा गया था, परंतु यह क्षेत्र अशांत बना रहा। जहांगीर के समय में भी इस क्षेत्र में अहदाद के नेतृत्व में बराबर उपद्रव होते रहे। अहदाद के विद्रोहों ने मुगलों को कोई विशेष क्षति तो नहीं पहुंचाई, किंतु उस पर नियंत्रण रखने में असफलता के साथ मुगलों की प्रतिष्ठा पर आघात जरूर पहुंचा।
जहांगीर के समय में ईरान के शासक शाह अब्बास ने कंधार पर पुनर्धिकार करने के लिए उपाय किए। उसने एक और अपनी मैत्री का प्रदर्शन किया और दूसरी ओर कंधार पर आक्रमण के लिए पूरी सैनिक तैयारियां भी की। अंततः 1621 ईस्वी में कंधार पर चढ़ाई हुई। इसी बीच शाहजहाँ के विद्रोह के कारण ईरानी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध नहीं हो सका। कंधार इस तरह ईरानियों के कब्जे में चला गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षति थी जो मुगलों को उठानी पड़ी। कंधार की पराजय जहांगीर के शासनकाल की पहली विफलता मानी जा सकती है। जहांगीर के समय में उज़्बेक शासकों से भी संपर्क बना रहा, पर कोई विशेष महत्व वाली घटना नहीं हुई थी घटी। धार्मिक नीति। जहांगीर ने धार्मिक क्षेत्र के नीति के क्षेत्र में भी अपने पिता का ही अनुकरण किया। व्यक्तिगत रूप से वह अपने पिता जैसा उदार नहीं था, फिर भी उसने अपने पिता की नीति को उपयोगी समझा था। उसने उसे अपनाया भी। उसका जीवन उदारता के वातावरण में आरंभ हुआ था। हिंदू संतों से उसका संपर्क था। जजिया और तीर्थ यात्रा कर उसके समय बंद रहे और मंदिर बनवाने की सुविधा हिंदुओं को प्राप्त रही। जहांगीर के शासनकाल में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी। उसने कुछ स्थानों पर मंदिरों को तुड़वाया और सिखों के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। ये निर्णय कुछ इतिहासकारों द्वारा जहांगीर की धार्मिक कट्टरता के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहांगीर ने केवल उन मंदिरों को तुड़वाया जो उसके विचारानुसार अंधविश्वास के केंद्र थे। गुरु अर्जुन को मृत्युदंड राजनीतिक कारणों से दिया गया क्योंकि उन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो का समर्थन किया था। यह भी है कि शेख अहमद सरहिंदी का प्रभाव काफ़ी विस्तृत हो चुका था। हालांकि जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को बंदी भी बनाया, लेकिन उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई और जहांगीर के अकबर की तुलना में अपने सहिष्णुता की नीति को निर्धारित सीमा के अंदर ही रखा। अतः उसने दीन इलाही में दीक्षा देना बंद कर दिया। नूरजहाँ की जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ की राजनीतिक भूमिका विभिन्न इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रही। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नूरजहाँ ने जहांगीर के साथ विवाह के पश्चात अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए मुगल दरबार की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप किया, जिससे मुगल दरबार में गुटबंदी की समस्या उभरी और साम्राज्य का हित हुआ। जबकि कुछ अन्य के विचार में इस कथन की पुष्टि में वे निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बेनी प्रसाद ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर के विवाह के पश्चात नूरजहाँ गुट मुगल दरबार में सक्रिय हो गया। लगभग एक दशक तक इसका प्रभाव दरबारी राजनीति में बना रहा। नूरजहाँ के अतिरिक्त इस गुट में उसका पिता मिर्जा ग्यास बेग, भाई आसफ खां और शाहजहाँ खुर्रम शामिल थे। इस अवधि में नूरजहाँ के समर्थक सामंतों को बड़े पद एवं जागीरें प्राप्त हुई, जबकि उसके विरोधियों को नियमित पदोन्नतियों और जागीरें प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि नूरजहाँ द्वारा खुर्रम को समर्थन इसलिए दिया गया था कि वह जहांगीर के पश्चात खुर्रम को उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहती थी और उसे आशा थी कि उसे समर्थन देने के पश्चात वह अर्थात नूरजहाँ खुर्रम के शासनकाल में अपने राजनीतिक भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए रखने में सफल रहेगी। परंतु नूरजहाँ को शीघ्र ये विश्वास हो गया कि खुर्रम स्वयं महत्वाकांक्षी होने के कारण उसके प्रभुत्व में रहना पसंद नहीं करेगा। अतः उसने खुर्रम को समर्थन देना बंद कर दिया और जहांगीर के एक अन्य पुत्र शहरयार को समर्थन देना आरंभ किया। उसने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह भी शहरयार के साथ कर दिया और उसे उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। शाहजहाँ खुर्रम इन षड्यंत्रों से अप्रसन्न था। उसने कंधार पर ईरानी आक्रमण का विरोध करने के लिए वहां जाने का आदेश दिया गया, जो उसने 1621-22 में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण कंधार की रक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो सकी। शाहजहाँ परवेज के नेतृत्व में भेजी गई सेना ईरानियों द्वारा पराजित कर दी गई। कंधार पर ईरान का अधिकार हो गया। दूसरी ओर विद्रोह के कारण साम्राज्य के भीतर भी अशांति और संकट उत्पन्न हुआ और जब खुर्रम ने अहमदनगर के मलिक अंबर के पास रण ली तो दक्षिण में मुगलों की समस्याएं बढ़ी। इस विद्रोह के दमन में महाबत खां ने सक्रिय भूमिका निभाई। कहा जाता है कि यद्यपि नूरजहाँ महाबत खां की विरोधी थी, फिर भी उसने खुर्रम के विरुद्ध उससे सहयोग लिया। इसके बाद उसने महाबत खां के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे अप्रसन्न होकर महाबत खां ने 1624 में विद्रोह कर दिया। अतः नूरजहाँ द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप से राज्य में अस्थिरता की समस्या प्रस्तुत हुई और कंधार भी मुगलों के हाथ से निकल गया। दूसरी ओर हमें यह भी विचार मिलता है कि नूरजहाँ द्वारा मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करने और राज्य को क्षति पहुंचाने के आरोप निराधार है। नूरुल हसन ने नूरजहाँ गुट की कल्पना का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक तथ्यों से उसकी पुष्टि नहीं होती है। आरपी त्रिपाठी ने भी नूरजहाँ पर लगाए गए आरोप को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जहांगीर और शाहजहाँ के बीच जो मतभेद थे उसके लिए नूरजहाँ को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास जानबूझकर किया गया है, ताकि जहांगीर व शाहजहाँ दोनों ही को दोषमुक्त सिद्ध किया जा सके। अतः ऐतिहासिक तथ्यों के सूक्ष्म परीक्षण से नूरजहाँ द्वारा राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप की बात सिद्ध नहीं होती है।
जहांगीर ने अपने शासनकाल में प्रशासन की ओर भी ध्यान दिया और न्याय व्यवस्था को सुसंगठित रूप प्रदान किया। उसने विद्या की और कला के प्रति अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन किया। ये एक अच्छा लेखक और कवि था जिसने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। उसने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया और मुगल चित्रकार उसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। उसने मुगल स्थापत्य कला को सुसज्जित और अलंकृत रूप प्रदान किया और शाहजहाँकालीन उन्नत स्थापत्य कला की पृष्ठभूमि तैयार की गई। मुगल साम्राज्य के साथ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की विधिवत शुरुआत भी जहांगीर के समय में ही हुई। 1608 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया ताकि व्यापार संबंधी सुविधाएं प्राप्त करे, मगर वह असफल रहा। इसके बाद जहांगीर ने 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत सर टॉमस रो को व्यापार संबंधी सुविधाएं प्रदान कर दी। अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य के व्यापार इसी के बाद बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। कुल मिलाकर जहांगीर का शासनकाल एक शांतिपूर्ण काल रहा। उसने अकबर की नीतियों का बनाए रखा और साम्राज्य में कोई बड़ा संकट उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि जहांगीर की व्यक्तिगत उपलब्धियां बहुत आकर्षक और प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती है, फिर भी एक शासक के रूप में उसे सफल कहा जाएगा। 1627 में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के संक्षिप्त संघर्ष के बाद शाहजहां ने सत्ता पर अधिकार कर लिया।